बोलो भारत माता की वंदे। अब अपने बीच हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसन साहब हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच पर आएं और रैली के लाखों लाख यहां उपस्थित जनता का आप संबोधित करें। मंच का संचालन कर रहे हमारे माननीय पार्षद और युवाओं के प्रतीक भाई रजनीश जी, मंच पर उपस्थित बेगूसराय के जानदार और शानदार सांसद आदरणीय भोला बाबू, हमारे बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी ठाकुर साहब, मंच पर बैठे हुए एनडीए के तमाम सम्मानित नेतागण और सामने इस सभागार में उपस्थित बेगूसराय और खगड़िया के किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, माता एवं बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हम सबों को संबोधित करने वाले हैं। नया बिहार बनाने के लिए आज हम और आप यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बिहार में जो इस अहंकारियों की सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकना है और एनडीए गठबंधन की एक मजबूत और विकासशील सरकार को बनाना है। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर नौजवान तैयार हो जाएं तो परिवर्तन की इस लड़ाई को हम आसानी से लड़ सकते हैं। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, एक कवि ने कहा है, अकाबी रूह अगर बेदार हो जाए नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दोस्तों, नौजवान दोस्तों, आइए आज बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए। आज बिहार में जो ये अहंकारी सरकार है, ये जो हम आप देखते थे, आज नीतीश कुमार जी को लालू यादव जी कहते थे कि इनके पेट में दांत है और लालू यादव जी को जंगल राज का प्रतीक नीतीश कुमार बतलाते हुए नहीं थकते थे। आज क्या हो गया? आज जो ये अनैतिक गठबंधन उन लोगों का है, ये बिहार के लोगों को ठगने के लिए ये अनैतिक गठबंधन बनाया गया है। इससे सावधान रहने की जरूरत है, इससे होशियार रहने की जरूरत है। हम अक़लियत के भाइयों से कहना चाहते हैं कि आपको भाजपा से लगातार डराने की कोशिश की जा रही है। भाइयों, हम आपको बतलाना चाहते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में अक़लियत को इसी तरह से डराया गया था और हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि अक़लियत के भाइयों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, फिर भी आदरणीय मोदी जी की सरकार इस देश में बनी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम अक़लियत के भाइयों से पूछना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी की सरकार 1.5 वर्षों से इस देश में चल रही है, कहीं पर अक़लियतों पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, कोई उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा है? अगर इस तरह की बात है तो कोई मुझे बतलाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अक़लियतों को लगातार डरा के ये कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जनता दल यूनाइटेड के लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। आदरणीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास। आदरणीय मोदी जी ने एक बार नहीं कहा कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं का विकास होगा, मुसलमानों का नहीं होगा, ईसाइयों का नहीं होगा, सिखों का नहीं होगा। उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास। हम आपसे कहना चाहते हैं, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का यह नारा है तो हमें साथ हो जाना चाहिए। हम एक शेर के साथ अपनी बात, क्योंकि तलवार हम पर लटक रही है, हम एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे,
कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। आए खाक नशीनों उठ बैठो, आए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आए जुल्म के मारो मुंह खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। जय हिंद। मानो भाइयों, अपने मंच पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता और सीतामढ़ी से सांसद कुशवाहा राम कुमार शर्मा जी मंच पर हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। हम उन्हें मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। कुशवाहा राम कुमार शर्मा। दिनकर की जन्मभूमि और श्री कृष्ण सिंह के कर्मभूमि पर बेगूसराय की इस धरती का नमन करते हैं। इस मंच पर एनडीए के तमाम 7 सीटों के विजय दिलाने के लिए उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे अभिभावक आदरणीय नंद किशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भोला बाबू, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण और इस मैदान में उपस्थित एनडीए गठबंधन के 7 सीट को विजय दिलाने के लिए संकल्पित एनडीए के तमाम साथीगण, आज संपूर्ण देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश संगठित है, विकसित होने के लिए प्रतिबद्ध है। आप लोकसभा के चुनाव में संपूर्ण देशवासियों ने सुरक्षा के खातिर, देश के मान और प्रतिष्ठा के खातिर, देश के विकास के खातिर एनडीए गठबंधन को विजय दिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरे दुनिया में भारत के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किए। आज हम आग्रह करना चाहते हैं, हम अपील करना चाहते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम लोग संकल्पित होकर के एनडीए के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपसे हम आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि आप संकल्पित हो जाइए, आप एकत्रित हो जाइए और बिहार के सुरक्षा के खातिर, बिहार के विकास के खातिर एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम करिए। साथियों, समय आ गया है बिहार में, यदि आप विकास चाहते हैं, आप समुचित शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, आप वास्तव में सुरक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, आप समुचित सिंचाई व्यवस्था चाहते हैं, तो एनडीए गठबंधन के बेगूसराय के तमाम 7 सीटों पर निश्चित रूप से विजय दिलाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का जिंदाबाद बोलते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद।
अरे दीजिएगा ना, आशीर्वाद दीजिएगा ना, एनडीए को जिताइएगा ना। यहाँ 4 जगह बीजेपी लड़ रहा है, कमल का फूल, और 3 जगह लोजपा के लोग, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। तो जहां जहां कमल छाप है, कमल का बटन दबाना है, और जहां जहां 3 जगह बंगला छाप है, वहां बंगला छाप का बटन दबाना है। 7 सीट जीतेंगे ना? तो एक बार ताली बजा के बता दो दीजिए ना भाई कि 7 सीट जीत जाएंगे। इतना ताली के गड़गड़ाहट से तो विरोधी का हौसला पस्त हो सकता है, लालू जी और नीतीश जी की दुखदुखी बढ़ सकती है, लेकिन आपको तो धन्यवाद देना है, स्वागत करना है नरेंद्र मोदी जी का। मैं जानता हूं कि बेगूसराय के बाजुओं में इतनी ताकत है कि एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट करेंगे तो पूरा आसमान गूंजने का काम करेगा। पर भाइयों, आप सब लोगों ने विकास के साथ चलने का मन बनाया है, और बेगूसराय में 7 की 7 सीट एनडीए की झोली में डालने का निर्णय लिया है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और यही अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। अब आपके बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो और आए और यहां आकर सिंह गर्जना करें और बेगूसराय के आम आवाम को आज यहां के संबोधित करें। श्रीमान रामविलास पासवान जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी सांसद, आदरणीय भोला सिंह जी सांसद, राम कुमार शर्मा जी सांसद, चिड़िया बरियारपुर के हमारे उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, बेगूसराय के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जी, बछवाड़ा के उम्मीदवार अरविंद सिंह जी, साहेबपुर कमाल से उम्मीदवार मोहम्मद असलम जी, मटिहानी से हमारे उम्मीदवार सर्वेश जी, बखरी से हमारे उम्मीदवार राजा रामानंद राम जी, तेघड़ा से उम्मीदवार राम लखन सिंह जी, जयराम दास जी भाजपा के जिला के अध्यक्ष, संजय पासवान लोजपा के जिला के अध्यक्ष, राजीव कुमार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष, मोहम्मद हसन हम पार्टी के अध्यक्ष, और सभी यहाँ उपस्थित अपार जनसमूह में आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों, मीडिया के साथियों, चुनाव पीक पर है। 12 तारीख को पहला फेज का चुनाव होने वाला है और चारों तरफ एनडीए का आंधी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो रहा है। अभी आज 4 प्रोग्राम उनका चार्ज कार्यक्रम है, यहाँ के बाद भी 2 कार्यक्रम है। हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। आज 2 तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। बेगूसराय हम लोगों का घर है। बगल में हम अलौली से 1969 में एमएलए बने थे। चले जाइए गांव में, गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब आता है मां, ए लड़का सब, ए धक्का मुक्की मत करो, ये सिपाही लोग भी, आप लोग भी छोड़ दीजिए, कोई इधर नहीं आएगा, सब वहीं रहो, सब लोग रहिए शांति से, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है, आप लोग इधर तोड़ के आने का काम मत कीजिए। तो हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। आज 2 तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है।
आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए गांव में गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब आता है माँ से कहता है कि माँ रोटी दो, माँ के पास में सूखी रोटी नहीं रहती है कि बच्चा को खाने के लिए सूखी रोटी दे सके। 3 साल 4 साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है, कहता है माँ पेट जल रहा है, कुछ तो रोटी दे दो। माँ कहती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है। बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो माँ से तुतली आवाज में पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस गरीब के आंख के आंसू को पोंछने के लिए चले हैं। रामविलास पासवान ने कहा है? हम उस घर में दिया जलाने चले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है पावर टू द पुअर, गरीब का राज कायम हो। साथियों, ये चुनाव आज बिहार में 25 साल से 15 साल आरजेडी की सरकार, लालू राबड़ी जी की सरकार रही, 10 साल नीतीश कुमार की सरकार रही और उसके पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। बिहार गर्त में चला गया है। बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं हमारी सरकार आएगी, हम शराब बंदी करेंगे, कानून लाएंगे। नीतीश जी, 10 साल तक आपने गांव-गांव में शराब का दुकान खोल दिया, बच्चों को किताब की जगह शराब का बोतल थमा दिया और आज आप कह रहे हो कि हम शराबबंदी करेंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का बिहार के विकास के लिए पैकेज दिया। नीतीश कुमार जी, जब यूपीए की सरकार थी, पी चिदम्बरम थे, मंत्री आते थे, वित्त मंत्री, उनका आगा पीछा करते थे 10,000 करोड़ रुपया के लिए। आज हमारा प्रधानमंत्री ने बिहार को गोद लिया है। उन्होंने कहा है बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अभी हमने 1,25,000 करोड़ रुपया दिया है। उनका सपना है अगले 5 साल में बिहार जो है वो गुजरात के मुकाबले आ जाए, महाराष्ट्र के मुकाबले आ जाए, लेकिन इसके लिए आपको सरकार को बदलना होगा। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी एक दूसरे को कहते हैं जहर, एक दूसरे को कहता है सांप। कांग्रेस पार्टी की नेता आती है, लालू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, कहता है कि जेल से निकला है, बेल के ऊपर में है। लालू जी, नीतीश जी, आप कहां बिहार को ले जाना चाहते हो? हमको जब छोटी सी बात है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा लालू जी का लड़का है, उसने अपना नामांकन दर्ज किया। कितना क्वालिफिकेशन लिखा 9वीं पास है। जो मुख्यमंत्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जो अपने बेटा को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो देश को क्या पढ़ाएंगे, बिहार को क्या पढ़ाएंगे? इनका 2 लड़का है। लालू जी, आपको ये भी पता नहीं है कि कौन बड़ा लड़का है, कौन छोटा लड़का है। एफिडेविट में छोटा लड़का बड़ा हो जाता है, बड़ा लड़का छोटा हो जाता है। रोज ये लोग जो है भाजपा को गाली दे करके, नरेंद्र मोदी जी का शिकायत करके नेता बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ जहां सूरज है, सूरज को कितना भी तुम क्रिटिसाइज करोगे, उससे सूरज की रोशनी कम नहीं होती है। साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नीतीश कुमार कहते हैं हम 2,69,000 करोड़ रुपया का पैकेज देंगे। नीतीश जी, आप पढ़ो, आपने जो बजट पेश किया है, कुल आमदनी 70,000 करोड़ का है। 59,000 करोड़ रुपया वेतन भत्ता पेंशन में चला जाता है। 11,000 करोड़ रुपया बचता है। 5 साल में 55,000 करोड़ रुपया बचा। वो 55,000 करोड़ रुपया
कहां से तुम 2,69,000 करोड़ रुपया लाओगे? एक विकास का कोई काम नहीं हो सका। ये यहां फर्टिलाइजर का कारखाना है। हमने बहुत कोशिश किया था, फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, हमने इसको जो है जीर्णोद्धार करने का। यूपीए की सरकार ठप पड़ी हुई थी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयास से और हमारे यहाँ के सांसद सब लोगों के प्रयास से आज फर्टिलाइजर का कारखाना दोबारा जो है खुलने जा रहा है। जितने हमारे नौजवान साथी हैं, आज दूसरे देश, बिहार, दूसरे राज्य में चले जाइए, बच्चा मोबाइल से खेलता है। हमारे यहाँ का बच्चा गाय भैंस चराता है। कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने दो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स का जो है स्वीकृति दिया बिहार के लिए। जगह नहीं, बिहार सरकार जगह नहीं दे रही है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, लालू जी और नीतीश जी, एक जो है जहर, एक सांप, दोनों का मिलन हुआ है। बिहार में जो विकास का धारा है, वो विकास का धारा रुक गया है, पीछे चला गया है। हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार जी को, एनडीए की सरकार को 7 साल हो गए। 7 साल के दौरान एक कहीं कॉमनल राइट्स नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का एक ही प्रोग्राम है, जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना तोता का आंख था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री का एक ही मकसद है, विकास का मकसद है। राम जन्मभूमि का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, 370 का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, जितने भी हमारे अकलियत के भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये सारा का सारा हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है विकास का एजेंडा है। भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और हमारा मकसद है, प्रधानमंत्री का मकसद है कि बगीचा का कोई फूल मुरझाने नहीं पावे। हम जितने मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख हैं, हम लोग एक ही परिवार से हैं। यहाँ कोई विदेशी नहीं है। आज चले जाइए, मुसलमान भाई हैं, वहां भी कोई ऊंची जाति से गया है, कोई पिछड़ी जाति से गया है, कोई दलित परिवार से गया है। ये सारे एक ही परिवार के हैं। सिख में भी इसी परिवार से लोग गए हैं, ईसाई में भी इसी परिवार से लोग गए हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई, यहां जो उम्मीदवार है वो कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। जो भी हमारा गठबंधन है, एनडीए का हमारा गठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, हम पार्टी है, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। ये सारे के सारे एनडीए के हमारे उम्मीदवार हैं। अटल जी की सरकार थी, अटल जी के सरकार के समय में जिस तरीके से पूरे देश में रोड का विकास हुआ, आज बिहार में नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। 7 साल में देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ी है। आज देश में, विदेश में, दुनिया में कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं, पहले प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कोई अखबार वाला नोटिस नहीं लेता था। चौथा 5वां पेज पर जो है आता था, अखबार में समाचार आता था। आज हमारा शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अमेरिका जैसे देश में, न्यूयॉर्क में 5 लाख लोग जुड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में जुड़ता है, जापान में जुड़ता है, लंदन में जुड़ता है। अगल बगल का जितना देश हमारा है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, ये सारे के सारे जितने हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं या हमारे जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, आज भारत का लोहा हमारा मान रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 5 योजना चलाई है। एक योजना है धन जन योजना। पहली बार गरीब का हिस्सेदारी बैंक में हो रहा है। आप जाइए, बैंक में जो है पैसा नहीं है, फिर भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, 1 रुपया महीना में जमा कीजिए, साल में 12 रुपया, और कोई एक्सीडेंट हो जाएगा 2 लाख रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, 1 रुपया से भी कम प्रतिदिन जमा कीजिए, और यदि
स्वाभाविक मृत्यु भी होती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। मुद्रा बैंक का योजना चलाया गया है। जितने इस देश में 20 करोड़ से अधिक परिवार हैं जो गरीब लोग हैं, खोंचा वाला, ठोंगा वाला, चाय का दुकान, पान का दुकान, गरीब लोग हैं जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनके पास में रोजगार का कोई साधन नहीं है, और जब वो महाजन से पैसा लेता है 1000 रुपया लेता है, 1000 रुपया सूद के रूप में उसको देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी गरीब घर से आते हैं, उनको मालूम है गरीब का दर्द क्या होता है। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपया तक 50,000 रुपया तक जो है हर गरीब को काम करने के लिए जो है उनको कर्जा दिया जाएगा। 10 लाख रुपया तक सस्ते दर के ऊपर में कर्जा दिया जाएगा। कोई जमानतदार नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं उसके लिए जो है गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारा विजन है, ये हमारा पावर टू द पुअर का जो गरीब का राज का सपना है। शिक्षा के मामले में प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री का विजन है, ये सब मेडिसिन को आपने खाया है। एक मेडिसिन खाइए, मोदी मेडिसिन। सारा का सारा मेडिसिन एक्सपायरी डेट हो गया है। एक मोदी मेडिसिन है जो विकास के रास्ता को प्रशस्त करता है। आप प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं उनके हाथ को मजबूत कीजिए और बिहार में एनडीए की सरकार बना करके जो बिहार का पिछड़ापन है, कुशासन है, उसको खत्म करके सुशासन और विकास का काम करने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, आप लोग जोर से ताली बजा करके जो है प्रधानमंत्री जी का आने पर स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जरा जोर से ताली बजाइए, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अपने बीच भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। तालियों के करतल ध्वनि से अपने आदरणीय नेता का स्वागत करेंगे। आज बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण की धरती आज धन्य धन्य हो रही है। आज जन जन के नेता और अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज बेगूसराय की धरती पर आज हम सबों के बीच पहुंचे हैं। बेगूसराय और खगड़िया के यहां उपस्थित तमाम जनमानस का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज बेगूसराय की आम आवाम आज लाखों लाख की संख्या में अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने देखने के लिए आई है। आज आप सबों के बीच इस मंच पर अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी अभी पदार्पण हुआ है। हम चाहेंगे कि बेगूसराय के सांसद आदरणीय भोला बाबू शॉल और बुके से अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, शॉल बुके दोनों अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सीपी ठाकुर, आदरणीय रामविलास पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम सबों के नेता हैं, शॉल और बुके देकर अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री राम कुमार शर्मा कुशवाहा जी रालोसपा के नेता शॉल और बुके देकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अपने जिलाध्यक्ष और सही अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और आप सभी करतल ध्वनि से अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत आप करेंगे। बेगूसराय की धरती पर आज जहां प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सब उनको सुनने के लिए चिलचिलाती धूप में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे पार्टी के नेता और प्रत्याशी उनका अपने सभी प्रत्याशी साथ बेगूसराय
और 4 खगड़िया के सभी प्रत्याशी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलकर के उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्रीमान अनिल चौधरी जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री रामानंद राम जी, ये राजीव जी, श्री बाबू का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए अपना प्रधानमंत्री जी का रामानंद राम जी शॉल और बुके भेंट कर रहे हैं। मटिहानी के प्रत्याशी जहां ये सभा हो रही है, श्रीमान सर्वेश जी, विधायक सुरेंद्र मेहता जी, राष्ट्रीय मंत्री इस सभा के संयोजक रजनीश सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय रजनीश सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री। अब आप एक जोरदार ताली से अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए इस मंच पर एक बार बोलेंगे भारत माता की, और पुरजोर तरीके से, ताकि विरोधियों को लगे कि आज उनका सफाया हो गया बेगूसराय और खगड़िया के 11 सीट से। और पुरजोर तरीके भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं इस मंच से गौरवान्वित होते हुए सादर आमंत्रित करता हूं इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हम सबों के नेता, पूरे देश के जन जन के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, वो आए और हम सबों को संबोधित करें। की हाल चाल छे हो? भारत माता की, भारत माता की। ये वहां भी भीड़ है, उनको सुनाई देता होगा क्या? मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद में मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्री रजनीश जी, बिहार विधानसभा पक्ष के नेता श्रीमान नंदकिशोर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, बेगूसराय के जनप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, बेगूसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयराम दास जी, लोक जनशक्ति पार्टी के बेगूसराय जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद हसन जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजीव कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के चरिया बरियापुर विधानसभा के उम्मीदवार श्री अनिल कुमार चौधरी जी। अनिल जी मेरे पास खड़े हो जाइए। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी पचवाड़ा के विधानसभा के उम्मीदवार श्री अरविंद कुमार सिंह,
भाजपा से तेगड़ा विधानसभा के उम्मीदवार राम लखन सिंह, भाजपा से मटिहानी विधानसभा के उम्मीदवार सर्वेश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार साहेबपुर कमाल विधानसभा के मोहम्मद असलम जी, भाजपा से बेगूसराय विधानसभा के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता जी, भाजपा से बिक्री विधानसभा के उम्मीदवार श्री रामानंद राम जी, लोक जनशक्ति पार्टी से लदौर विधानसभा के उम्मीदवार मिथिलेश जी निषाद। कोई रह नहीं गया ना भाई? कोई रह जाए तो क्षमा करना। इन सभी मेरे साथियों के साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठिए भैया। भाइयों बहनों, किसी प्रदेश में राज्य स्तर की रैली करनी हो, राज्य स्तर की, पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया हो, और अगर ऐसी रैली हो जाए तो लोग मानेंगे कि यह ऐतिहासिक रैली हो गई। एक जिले में इतना बड़ा जमघट मैं जहां भी देख रहा हूं, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। ये रैली नहीं, रेला है, रेला। और ये ऐसा रेला दिखाई दे रहा है, 60 साल तक बिहार को तबाह करने वाले ये 3 लोग जो मिल गए हैं, ये इनको बहा करके कहीं न कहीं फेंक देंगे। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा के चुनाव में यहां आ नहीं पाया था, और हमारे भोला बाबू मुझे शिकायत करते रहते थे। हमारे भोला बाबू शिकायत करते रहते थे। आज मैंने उनकी शिकायत को भी पूरा कर दिया, और ये हमारी जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान का एक छोटा नागरिक भी हमसे अपेक्षा कर सकता है, और अपेक्षा पूरी करने का हमें प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, चुनावी राजनीति हमने भी देखी है। चुनाव में जनता जनार्दन के दिल में उठते सवाल या निशानों को भी देखा है। लेकिन मैं जब से बिहार आना शुरू किया हूं चुनाव प्रचार में, मैं ऐसा पहले कभी चुनाव नहीं देखा जैसा मैं आज बिहार में देख रहा हूं। क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं कि आज बिहार के नागरिकों के मन में चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कैसे होंगे, इस पर कोई सवालिया निशान ही नहीं है। बिहार की जनता ने मान लिया है, बिहार की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन के रहेगी,
और बिहार विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ेगा, ये मैं साफ साफ देख रहा हूं भाइयों। आखिर भाइयों बहनों, सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार कभी अमीरों को सरकार की जरूरत पड़ती है क्या? अमीरों को कभी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे भाइयों बहनों, अगर अमीर बीमार हो जाए तो डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो उस बीमार के लिए, अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो उस बीमार के लिए सरकार के बिना कोई सहारा नहीं होता है। मेरे भाइयों बहन, कोई अमीर का बेटा अगर पढ़ना चाहता है तो अमीर के बेटे को दुनिया के अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, दुनिया की अच्छे से अच्छी स्कूल मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसको तो सरकारी शिक्षक पर, सरकारी स्कूल पर ही भरोसा करना पड़ता है। किसी अमीर को कहीं जाना है तो हवाई जहाज उसका इंतजार करता है, लेकिन किसी गरीब को अपने गांव से दूसरे गांव अपनी सब्जी भी बेचने के लिए जाना है, दूध भी बेचने के लिए जाना है, उसे तो सरकारी बस पर का ही इंतजार करना पड़ेगा। अगर बस नहीं आई तो उसका तो जाना रुक जाएगा। भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है, सरकार गरीब की जिंदगी को बदलने के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे देश में चुनाव तो गरीबों के नाम पर लड़े गए, लेकिन सरकार गरीबों के लिए नहीं चलाई गई। हमारे देश में वोट तो गरीबों के नाम पर मांगे गए, लेकिन सरकार गरीबों के कल्याण के लिए नहीं चलाई गई। अगर इस देश में गरीबों के लिए कुछ दुआ होता, आजादी के इतने सालों बाद जितनी जितनी सरकारें आई, अगर वे सभी सरकारें गरीबों को ध्यान में रख करके कुछ काम करती तो न मेरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ती, न देश में गरीबी बढ़ती, न मेरे देश में भुखमरी बढ़ती, न मेरे देश में बीमारी बढ़ती, न मेरे देश में अशिक्षा बढ़ती। और इसलिए इस चुनाव में मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप वोट देने से पहले अपने सीने पे हाथ रख के एक बार पूछ लीजिए कि ये जो महास्वार्थ बंधन बना हुआ है, ये महागठबंधन नहीं है, ये महास्वार्थ बंधन है। इस महास्वार्थ बंधन के 3 पार्टनर हैं, वो मिलकर के बिहार को फिर से एक बार हड़प करना चाहते हैं।
लेकिन ये तीन कौन लोग हैं? ये तीन कौन दल है? बिहार की जनता बराबर याद रखे। एक कांग्रेस पार्टी है जिसने 35 साल तक बिहार में राज किया है, 35 साल तक। मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने 35 साल तक राज किया, क्या 35 साल में आपका भला किया है? पूरी ताकत से बताइए, भला किया है? बिहार का विकास किया है? बिहार के नौजवान का भला किया है? बिहार से गुंडागिर्दी खत्म की है? बिहार के नौजवान को रोजगार दिलाया है? 35 साल राज किया, 35 साल। जिन्होंने 35 साल राज किया वो आज कुछ कर पाएंगे क्या? उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? उनसे कोई आशा कर सकते हैं क्या? मेरे भाइयों बहनों, दूसरे हैं जंगल राज के प्रतीक। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश के नाम से, राम मनोहर लोहिया के नाम से गरीबों के गीत गाते गाते वो बिहार के सत्ता सिंहासन पर 15 साल बैठे। 15 साल में क्या क्या खाया, बिहार की जनता भली भांति जानती है। क्या क्या खाया सबको मालूम है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताएं, 15 साल में कहीं सड़क का नामो निशान रहने दिया? स्कूलें चलने दी? शिक्षकों की भर्ती की? डॉक्टर बिहार छोड़ करके भागे कि नहीं भागे? नौजवान को पलायन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? मां बेटी का सम्मान बचा था? क्या जिन्होंने 15 साल तक आपको ऐसी सरकार दी, आप क्या उन पर फिर से भरोसा कर सकते हो? वो आपका भला कर सकते हैं? और 10 साल भी जिन्होंने जंगल राज को हटाने का नाम देकर के आए थे, वो फिर से जंगल राज लाने के लिए आपके सामने बातें कर रहे हैं। उनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? 35 साल कांग्रेस और 25 साल ये बड़ा भाई छोटा भाई बिहार पे कारोबार चलाते रहे। और ये बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता तो देखो। बड़ा भाई छोटे भाई को कभी हत्यारा कहता है, कभी तोता कहता है। और आज 60 साल तक जिन्होंने बिहार में सरकारें चलाई है, थैंक यू भैया, थैंक यू। 60 साल तक जिन्होंने बिहार में सरकारें चलाई हैं, गरीबों के नाम पर सरकारें चलाई है, लेकिन जिन्होंने बिहार को दिन रात बर्बाद करने का ही काम किया है, मेरे भाइयों बहनों, ऐसे बिहार में ऐसी सरकारों को फिर से कभी आने देना चाहिए क्या? मेरे भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर है। आज 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनका स्वर्गवास हुआ था। मेरे भाइयों बहनों, आज 8 अक्टूबर को बेगूसराय में इतना बड़ा जनसागर इकट्ठा हुआ है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, पल भर के लिए उस महापुरुष को याद कीजिए, बिहार के उस सपूत को याद कीजिए, हिंदुस्तान के उस गौरव को याद कीजिए, और जिसने कभी दिनकर की उस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने पहुंचा दिया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये राष्ट्र कवि दिनकर, इसी धरती के संतान, उनके उस मंत्र को हिंदुस्तान के नौजवानों को खड़ा कर दिया था।
आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम की गूंज जैसे देश को एक नई ताकत देती थी, वैसे देश में भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए, कुशासन की मुक्ति के लिए राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता, जयप्रकाश नारायण का वो संदेश, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मेरे जैसे अनेकों नौजवानों को प्रेरणा देती रही है। भाइयों बहनों, ये भूमि उन महापुरुषों की है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नई ताकत दी थी। 1930 दांडी की यात्रा हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जब नमक सत्याग्रह की बात आती है तो इसी धरती के महापुरुष श्री बाबू की भी याद आती है। भाइयों बहनों, उस महापुरुष ने कितना कष्ट झेला था। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज बेगूसराय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करें, राष्ट्रकवि दिनकर को याद करें, हम लोगों के लिए जीने मरने वाले श्री बाबू को याद करें और संकल्प करें कि बिहार में विकास राज चाहिए। इसका संकल्प करें, बिहार में विकास राज चाहिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक तरफ जंगल राज लाने की कोशिश और दूसरी तरफ विकास राज लाने की कोशिश। ये जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अब बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास राज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को उद्योग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार से बाहर जाने वाले मेरे नौजवानों का पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अगर ये करना है तो मेरे भाइयों बहनों, बिहार में अब जंगल राज को मौका नहीं देना चाहिए। मेरे भाइयों, अब बिहार में सिर्फ विकास राज चाहिए और विकास का रास्ता ही हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। भाइयों बहनों, और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं। मैं हैरान हूं, लालू जी के 1990 के डायलॉग निकाल दीजिए और 2015 के डायलॉग निकाल दीजिए, वही बातें, न नया विचार है, न नई सोच है। इतना जरूर है कि अब खुद के बजाय बेटों को लाए हैं, बाकी कोई फर्क नहीं लाए हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं गुजरात की धरती से आता हूं, मेरा जन्म वहां हुआ, और वो धरती है जो द्वारकाधीश की धरती मानी जाती है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, और श्री कृष्ण ने गौ प्रेम सिखाया था। आज भी गुजरात के लोग वो गौ भक्ति में इतने लीन हैं कि श्वेत क्रांति वहां हुई, दूध का कारोबार इतना बढ़ा कि आज अमूल पूरे दुनिया में पहचाना गया। भाइयों, अगर सच्चा यदुवंशी परंपरा का निर्वाह करने का कृष्ण का संदेश है, मेरे भाइयों बहनों, और यहां नेता
यदुवंशियों का कैसा अपमान कर रहे हैं। मैं हैरान हूं भाई, आपको कैसी कैसी गालियां दी जा रही है। लालू जी, आप जो कुछ भी बने ना, यही यदुवंशियों के आशीर्वाद से बने थे। और आज आप उनको इतनी भयंकर गाली देते हो। वो क्या खाते हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हो। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है लालू जी। कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। और बोलते क्या है वो, जब मीडिया वालों ने पकड़ लिया, यदुवंशी सभी समाज के लोग आगे आ गए, सबने गुस्सा व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहने लगे? वो कहते हैं मेरे अंदर शैतान प्रवेश कर गया था। शैतान। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मैं बहुत हैरान हूं भाइयों। क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या? ना यही शरीर में प्रवेश करने का मन कर गया क्या? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। देखिए, और वो शैतान की मेहमान नवाजी भी कैसी कर रहे जी, जैसे उनका कोई पुराना साथी आया हो, वैसी खातिरदारी कर रहे हैं शैतान की। भाइयों बहनों, हमें तो जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, हमें रोजगार की ओर बल देना है। और इसीलिए मैं जब आज आपके पास आया हूं, ये इलाका औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा ऐसा नहीं, ये बेगूसराय की ताकत इतनी है कि बिहार के और नौजवानों को भी रोजगार देने वाला ये केंद्र बन सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। वो कहता है जितनी पूंजी लगाऊंगा उससे डबल पूंजी तो फिरौती में देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो एक ही उद्योग लगाया जंगल राज ने एक ही उद्योग लगाया, अपहरण का उद्योग, किडनैपिंग का उद्योग। किडनैप करो, फिरौती लो और अपना मौज मस्ती करो। यही कारोबार चलता रहा तो कौन उद्योग कर आएगा भाई? आप देखिए, बरौनी का फर्टिलाइजर का कारखाना, मुझे बताइए वो चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह आपका हक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, आपका हक है कि नहीं है? अगर आपका हक है तो मुझे वो हक पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसीलिए मेरी सरकार ने निर्णय किया उस फर्टिलाइजर कारखाने के लिए 1500 करोड़ लगा करके फिर से यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, उसका विकास विस्तार। भाइयों बहनों, जो गंगा तट पर लोग रहते हैं, उस गंगा तट के गांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि बालू चोरों ने उनका जीना हराम करके रखा है। उनकी जमीन नहीं बच पा रही है, उनकी खेती नहीं बच पा रही है। भाइयों बहनों, जो लोग इस प्रकार के खेल खेलते हैं, इसका कारण यह है कि बिहार की सरकारों ने बिहार की दो ताकतों को अनदेखा किया है। बिहार की सरकारों ने दो ताकतों का अनदेखा किया है। एक ताकत पानी और दूसरी ताकत यहां की जवानी।
बिहार में इतना पानी है कुछ इलाकों में, लेकिन उस पानी के कारण तबाही हो रही है। और बिहार में इतने जवानी है कि उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, बिहार का पानी और बिहार की जवानी ये बिहार का भाग्य बदल देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाई। और इसलिए मेरे नौजवानों, हमने विकास के रास्ते पर चलना है। अहंकार कहां से कहां पहुंचा देता है ये आपने देखा है। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी 440 सांसदों के साथ बैठते थे, आज 40 पर आकर के खड़े हो गए। ये जनता जनार्दन गलतियों को माफ कर सकती है, अहंकार को कभी माफ नहीं कर सकती है भाई। यहां के एक अहंकारी नेता अपने अहंकार के लिए उन्होंने बिहार के भाग्य को दांव पे लगा दिया है भाइयों। ऐसे अहंकार को चकनाचूर करना ये चुनाव में हर बिहार प्रेमी का दायित्व है मेरे भाइयों बहनों, हर बिहार प्रेमी का दायित्व है। भाइयों बहनों, ये इलाका है जहां पर परंपरागत रूप से यह इलाका है जहां परंपरागत रूप से किसान दलहन की खेती करते रहे। पहली बार दिल्ली में बैठी सरकार ने दलहन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि देश भर में दलहन की खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिला। और इस बार पहले से अधिक मात्रा में दलहन की खेती के लिए हमारे किसान भाई आगे आए। भारत को दलहन की जरूरत है। मैं यहां के किसानों को, दलहन की खेती करने वाले किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देने का पक्ष हूं, ताकि देश को विदेशों से दलहन न मंगवानी पड़े। विदेश को हिंदुस्तान के किसान की पैदा की गई दलहन से उसका पेट भरा जाए, और उसके लिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपया का हमने पैकेज दिया और 40,000 करोड़ दूसरे, कुल मिलाकर के 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के कल्याण के लिए तय किया है। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपयों का ये विकास पैकेज गांव-गांव पहुंचना चाहिए कि नहीं? नए रास्ते बनने चाहिए कि नहीं? बिजली आनी चाहिए कि नहीं? दवाखाने बनने चाहिए कि नहीं? गरीब के लिए स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो लोग ये कहते हैं कि 1,65,000 करोड़ हम आने ही नहीं देंगे, ऐसे लोगों की सरकार बनेगी तो आएगा क्या? बिहार का भला होगा क्या? तो ये रास्ते में जो रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? रास्ता साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चुनाव विकास में रास्ते रोकने वाले लोगों को रोकने का चुनाव है, हटाने का चुनाव है, और विकास के रास्ते को साफ करने के लिए वोट देने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये जो महास्वार्थ बंधन जो है ना, महास्वार्थ बंधन, आप मुझे बताइए, इस चुनाव में इन तीनों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे सोनिया जी हो, उन्होंने अपने 60 साल की सरकारों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो दे रहे हैं हिसाब क्या? जवाब दे रहे हैं क्या?
बिहार बर्बाद क्यों हुआ जवाब दे रहे हैं क्या? विकास नहीं हुआ जवाब दे रहे हैं क्या? जवानों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है जवाब दे रहे हैं क्या? जो काम उनको करना चाहिए वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है भाई। और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि आप ये महास्वार्थ बंधन जो बना है उनके नेताओं से हिसाब मांगो। कांग्रेस ने 45 साल राज किया, बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल राज किया, 60 साल में क्या किया जरा जवाब दो। जवाब मांगोगे भैया? हर गांव में जवाब मांगोगे? हर गली में जवाब मांगोगे? हर घर से जवाब मांगेंगे? हर मतदाता जवाब मांगेगा? आप उनसे जवाब मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि बटन कहां दबाना चाहिए, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, ये जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया है और वो भी हमने बारीकी से बताया है। मैं जरा इस बेगूसराय इलाके का बताना चाहता हूं आपको। हमने ऊपर ऊपर की बातें नहीं की है। नेशनल हाईवे 82 उस पर 55 किलोमीटर, बिहार शरीफ, बारबीघा, मोकमा सेक्शन, एनएचडीपी फेज 4 के निर्माण के लिए करीब करीब 400 करोड़ रुपया का पैकेज में उल्लेख है भाइयों। फिर आगे नेशनल हाईवे 31 के बख्तियार मोकमा सेक्शन को 4 लेन का प्रावधान बनाने के लिए करीब करीब 1,000 करोड़ रुपया का पैकेज मैंने घोषित किया। नेशनल हाईवे 31 पर मोकमा में गंगा नदी पर नया 4 लेन का पुल का प्रावधान करीब करीब 520 करोड़ रुपया, 520 करोड़ रुपया पुल बनाने के लिए भाइयों। नेशनल हाईवे 31 एनएचडीपी फेज 3 सिमरिया खगड़िया को 4 लेन करने के लिए 1,062 करोड़ रुपया। उसी प्रकार से नेशनल हाईवे 31 मोकमा खगड़िया सेक्शन को 4 लेन करने के लिए 810 करोड़ रुपया की राशि लगाने का पैकेज में उल्लेख किया है। बरौनी रिफाइनरी उसकी 6 मिलियन टन से जो कैपेसिटी है उसको 9 मिलियन टन में करने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, बरौनी रिफाइनरी में BS4 फ्यूल के उत्पादन का कार्यान्वयन करने के लिए मैंने प्रारंभ में किया था 1,500 करोड़ रुपया उस काम के लिए लगाने का तय किया है। भाइयों बहनों, बिहार की किसी सरकार ने 60 साल में कभी सोचा नहीं कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, कौन बातों पे बल दिया जाना चाहिए, नहीं किया। जातिवाद, संप्रदायवाद, यही राजनीति करते रहे, यही तबाही की। भाइयों बहनों, इसी ने बिहार को बर्बाद किया है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। और ये जो महास्वार्थ बंधन है ना, ये महास्वार्थ बंधन कुछ नहीं है, ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर। ये बिग बॉस का घर है जिसमें एक बिग बॉस है जो अपने आप को किंग मेकर कहता है, रिंग लीडर कहता है, और वो कहता है
मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जैसे नचाऊंगा वैसे ये लोग नाचेंगे, मैं जो कहूंगा वैसा ही ये लोग करेंगे, ऐसा ये बिग बॉस कह रहा है। और ये बिग बॉस के घर में जितने भी लोग हैं, ये महास्वार्थ बंधन का बिग बॉस का घर है। उसमें जितने भी लोग हैं वो बिग बॉस के घर की तरह एक दूसरे के साए से भी डरते हैं, एक दूसरे से कतराते हैं, एक दूसरे का खात्मा करने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और बिग बॉस रिंग लीडर की तरह उनको नचाने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, क्या बिहार में ये खेल चलने देना है? क्या बिहार को ये बिग बॉस से बचाना है कि नहीं बचाना है? ये बिग बॉस से घर के मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की धरती पर आपके साथ बेगूसराय की धरती पर आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे हमारे कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हमारे मांझी जी की पार्टी हो, हम सब मिलकर के बिहार का भाग्य बदलना चाहते हैं, आपका जीवन बदलना चाहते हैं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से बताइए, सारे हिंदुस्तान को पता चले कि बेगूसराय से कैसी आवाज उठी है भाइयों, सारे देश को पता चले। ऐसी भयंकर धूप में कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा जन सैलाब भाइयों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह आपका प्रेम, यह आपका विश्वास, भाइयों बहनों, मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। मैं कहता हूं ब्याज समेत लौटाऊंगा। ये ताप में जो आप तप रहे हैं, मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मेरे बेगूसराय के भाइयों बहनों, इस भयंकर ताप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई, मेरे नौजवान, आपने मुझ पे भरोसा करके जिस प्रकार से आपकी जवानी दांव पर लगाई है, मैं आपकी जवानी को तबाह नहीं होने दूंगा भाइयों, मैं उसे तबाह नहीं होने दूंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको एक अपना साथी मिला है जो कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख बांटना चाहता है। बिहार को बदलना है। ये बिहार को बदलना, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है भाइयों, मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ यह है कि जिस दिन बिहार बदलेगा ना, हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ये ताकत बिहार की है। पूरा हिंदुस्तान स्वार्थ से चाहता है कि मेरा बिहार आगे बढ़े, मेरा बिहार विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे, और मेरा बिहार का नौजवान, उसकी ताकत देश का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मेरे साथ फिर से मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार लोग, नेता लोग आ जाइए, आइए मेरे साथ आ जाइए सारे लोग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, जात पात से ऊपर की चाहिए, बिजली सड़क पानी हर द्वार चाहिए, सबका विकास सबको प्यार चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। परिवर्तन परिवर्तन कमल कमल, परिवर्तन परिवर्तन कमल कमल। हो साजिशों में कैसे भी लगाए गए हम, शहर वो के कैसे कटवाए गए हम,
सार्थक होगा।